हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है बिजनेस स्टडीज के 5th चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, इस वीडियो में भाई 1 शॉट में अपन ये वाला चैप्टर भी खत्म करने वाले। ठीक है भाई, लास्ट तक बने रहना, खड़ा खड़े रहना। इसको भाई सिंपल एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह भाई बने हुए। ठीक, आपको भी इसकी ये फोटो वगैरह सब मिल जाएंगी। ठीक, अपन बात करते हैं इस चैप्टर में अपने को मेन पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो देखो भाई, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग। ठीक भाई, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देन इसका भी है, इसकी कैरेक्टर्स वगैरह तो अपन मैनेजमेंट जैसी लिख सकते हैं। इसका मेन भी अपना रहेगा इंपॉर्टेंस। ठीक, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देन इसका भी है इसकी प्रोसेस। ठीक, मेन प्रोसेस भी इसकी इंपॉर्टेंट रहती है भाई। देन इसका भी है, अब अपने को मेन पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में भी देखो, एक होते हैं क्या भैया, अपने हो जाते हैं एक फंक्शनल, ठीक है, और एक हो जाता है डिविजनल, है ना। और एक तरफ ये दो हैं, ठीक है, और एक तरफ हो जाता भैया फॉर्मल और एक हो जाता भैया इनफॉर्मल। ठीक, इसके भी दो पार्ट हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर को दो तरीकों से बताया है, एक फंक्शनल और डिविजनल, और एक भैया फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इनके बेसिस पर दो चीजें निकल कर आती हैं। एक आता है बेटा डेलीगेशन। ठीक है भाई, बनते कैसे, ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे कैसे, तो ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो तरीके होते हैं जिनके कारण ये स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आते हैं, मतलब ये फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो इतना पूरा भी अपने को पूरा इस वीडियो में खड़ा खड़े कवर अप करना है। ठीक है, इनके एडवांटेज, मीनिंग और यही सबसे पूरा चैप्टर भर जाएगा। ठीक, चलो तो खड़ा खड़े सबसे चालू करते भाई। सबसे पहले बेटा अपन किस पे आते भैया, अपने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, कोई भी चीज को व्यवस्थित जमाना, ठीक है, ताकि हमको जब अपन कोई भी काम करेंगे तब अपने को दिक्कत ना आए। ठीक है, अधिकतर तुमसे मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा अपनी अलमीरा जो रहती है उसको जमा कर रखो आप लोग। ठीक है, मतलब क्या भाई, तुमको जब निकालना हो कोई सामान वगैरह तो मिसमैनेजमेंट ना हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये क्या होता है, चीजों को प्रॉपर तरीके से रखना, ऑर्डरली मैनर में जमाना, उसी को भी ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। याद हो तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर का जो मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो वहां पर अपन ने जो ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पढ़ी थी ना, वही तुम चाहो तो भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग को दो टुकड़ों में बताया कि भैया अगर आप एज अ प्रोसेस बोलते हो तो क्या होगा, और एज अ स्ट्रक्चर बोलते हो तो क्या होगा। तो ये प्रोसेस वाली मीनिंग जो अपन ने वहां पढ़ी थी वही है। ठीक भैया, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, मैंने क्या बोला, इन सब चीजों को हमें ऑर्डरली मैनर में अरेंज करते हैं। ठीक, ताकि भैया और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा सकें, ताकि भी हमारा जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो सके। ठीक है, मैंने भी क्या बोला, तो भैया आप चीजों को क्या करते हो, व्यवस्थित तरीके से रखते हो। ठीक है, ताकि आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव हो भैया वो अचीव करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तुम कई बार देखते हो कि अपने पापा, जो तुम्हारे पापा भी है, वो फाइल वगैरह को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर रखते हैं। ठीक, उन पे नाम वगैरह लिख कर रखते हैं, क्यों, ताकि भैया कभी भी कोई उनको जरूरत पड़े तो खटाक से निकाल के उसका काम कर सके। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजों को व्यवस्थित रखना। ठीक है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कौन सी चीज, ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को व्यवस्थित रखना और उनके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जमाना ताकि भी हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, भी अचीव हो सके। लेकिन एज ए स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बस एक लोगों का झुंड होता है और कुछ नहीं। क्लियर है, जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पाने के लिए काम करता है। अब अपन बात करते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऑर्गेनाइजिंग की, क्या, प्रोसेस। ठीक, तो ये सबसे पहले भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चालू कहां से होती है, तो ये सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंपनी में काम कैसे कैसे है। ठीक है, किस किस प्रकार का काम कंपनी में होता है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस टू इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द क्या, प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। जो हमने पहले प्लान तय करके रखे थे उसके आधार पर कौन कौन से काम हमको करने पड़ेंगे और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमको तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू बहुत सारे मैनेजेबल एक्टिविटीज में हमको उनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक, ताकि भी किसी एक इंसान पर बर्डन वगैरह ना आ सके। ठीक, चलो देन इसका भी अपन आगे चलते हैं। अब इसका भी अपन बात करते हैं, ये भाई सेकंड पॉइंट क्या भैया, डिसेंट्रलाइजेशन, सॉरी डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने भी छोटे छोटे पहले तो कामों को पहचाना कि हमारे काम क्या क्या है, कंपनी में काम क्या क्या होते हैं, फिर उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। अब हर काम जो एक जैसे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अपने काम को बांटा, याद हो तो। ठीक, अब हर काम जो एक जैसे हैं उन सबको मिला के एक डिपार्टमेंट बना दो, उन सबको मिलाकर के बना दो एक डिपार्टमेंट। मान लो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे काम थे,
ठीक है, पैसा कलेक्ट करना है, पैसा कहाँ से लाना है उसके बारे में प्लानिंग, मतलब जो भी चीजें थी पैसे से रिलेटेड, तो ये पैसे को उठाकर भैया वो सारे काम को मिलाकर अपन ने क्या बना दिया कि भाई ये एक डिपार्टमेंट है जो ये वाला सारा क्या करेगा, काम करेगा। तो अब अपने को बेटा क्या करना है, डिपार्टमेंट बनाना है। अब उस डिपार्टमेंट की किसी ना किसी इंसान को हमको क्या देनी पड़ेगी बेटा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। अब उस डिपार्टमेंट की किसी न किसी को क्या दे दो भैया, जिम्मेदारी दे दो कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो ये वाला डिपार्टमेंट का पूरा काम करेगा, ठीक है। देन अब इसके बाद अब भैया आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखो, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड करते हैं अकॉर्डिंगली एलोकेट द वर्क टू एम्प्लॉय को हिसाब से काम देना पड़ेगा। अब एक मिनट, आपने भैया उस इंसान को काम दिया, लेकिन आपको बेटा उसको साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। मियरली एलोकेटिंग ऑफ वर्क, भैया आपने उस इंसान को काम तो दे दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, आपको उसको क्या देना पड़ेगा, उसको उतनी ताकत भी देना पड़ेगा कि वो उस काम को परफॉर्म कर सके। और जब वो काम करेगा तो वो किसको जिम्मेदारी दे, मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको भी एक अपनी रिपोर्ट देना पड़ेगा किसी न किसी बंदे को। तो किसको देगा वो रिपोर्ट, उसको वो भी बताना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले भैया काम को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से काम है कंपनी में, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, और फिर वो सारे काम जो एक जैसे हैं उन सबसे मिलाकर अलग अलग क्या बना दो भैया, डिपार्टमेंट। फिर भैया डिपार्टमेंट जब बन जाएंगे तो डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी किसी न किसी इंसान को दे दो। अब एक मिनट, सिर्फ जिम्मेदारी से कुछ नहीं होगा, आपको उसको ताकत भी देनी पड़ेगी। वो सारी ताकत जो उस काम को परफॉर्म करने में लगेंगी वो भी आपको देना पड़ेंगी, और साथ में साथ आपको उसको ये भी बताना पड़ेगा कि देखो ये तेरा काम ये बंदा देखेगा, जांच करेगा तेरे काम की बार बार, ठीक है, तो इसको तुझको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये होती है पूरी क्या भैया, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। चलो अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस बोल लो। हम क्यों चीजों को ऑर्गेनाइज करके क्यों रखते हैं, तो ये सबसे पहला भी क्या होता है भैया, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। देखो हमने हर चीज को भैया अलग अलग करके एक डिपार्टमेंट बनाया था, याद हो तो अब वो जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी हम ऐसे इंसान को देंगे जो उस डिपार्टमेंट की फील्ड में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा। तो भैया यहाँ पे हमको बेटा स्पेशलाइजेशन का क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, ठीक है। देन इसके वजह सेकंड भैया रोल क्लैरिटी। भाई हर इंसान को हम ऑर्गेनाइजिंग में पहले ही बता देते हैं कि भैया देख तेरी ये वाली ही जिम्मेदारी है, इसके बाहर तो दूसरे काम में मत जाना। तो हर इंसान का भैया रोल पहले से ही क्या कर दिया जाता है, क्लैरिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। देन इसका भैया क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, किसकी किसके साथ भैया रिलेशनशिप रहेगी, मतलब जैसे इसको जिम्मेदारी दी थी ना, तो इससे बोला भी तो था कि बेटा तू अपनी रिपोर्टिंग किसको करेगा, इन बड़े साहब को करेगा, और तू इनसे कैसे बात कर सकता है, ये तुझसे कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज भैया हम उसमें पहले ही वर्किंग रिलेशनशिप में डिफाइन कर देते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजिंग का क्या रहता है, फायदा। क्या लिखा भैया, इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटीज एंजॉय। भाई हर इंसान कितनी कितनी और कैसे कैसे तरीके की भैया अथॉरिटी को एंजॉय करेगा, सबको पहले ही बता दिया जाता है, ठीक। ईच मैनेजर नो वेरी क्लियरली टू हुम ही कैन गिव ऑर्डर, वो किसको ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, एंड फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव ऑर्डर, और किससे उसको ऑर्डर मिल सकता है। चलो देन इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है, चीजें व्यवस्थित तरीके से जम जाती हैं, तो हम भैया उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर उनकी फुल कैपेसिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये भी एक भी क्या रहती है, ऑर्गेनाइजिंग की एक फायदा रहता है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन। भाई एक ही काम दो बार हो इसका बहुत बहुत ही कम चांसेस रहता है, ठीक, जिसके कारण भी होता है ओवरलैपिंग नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द जॉब आर क्या असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों को हम अलग अलग काम दे देते हैं, और उस इंसान से वो अलग वाला काम बहुत बेहतर तरीके से करवाते हैं, ठीक। चलो देन इसका भी है, ये उसके पूरे बेनिफिट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये अब अपन आते हुए एक और बेनिफिट उसका क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भैया जब चीजें बहुत व्यवस्थित होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक बन जाता है कंपनी में, ठीक है, कि ये बड़े साहब हैं, फिर उनके नीचे ये लोग हैं, फिर उनके नीचे ये लोग हैं, तो जब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो बेटा बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंपनी में आ जाता है। कौन किसके साथ मिलजुल के काम करेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा, वो सारी चीज पहले से ही उसमें ऑर्गेनाइजेशन में दे दी जाती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, जब ऊपर वाला इंसान कोई भी ऑर्डर वगैरह रिलीज करेगा तो नीचे तक वो आसानी से फैलाया जा सकता है, उसको ये बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, अच्छे से प्रशासन चलाना। तो वो ऊपर वाला इंसान बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ कर सकते हुए अपना प्रशासन चला सकता है, अगर कंपनी में अच्छा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, एडॉप्शन टू चेंज। भैया ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, भाई ये ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीजों को क्या करने के लिए भैया, एडप्ट करने के लिए भी ये करता है,
स्वीकार करता है, ठीक है। मतलब कोई भी नई चीज आती है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उस चीज को क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक। देन इसका भी क्या एक्सपेंशन ग्रोथ भी है। ऑर्गेनाइजेशन का एक और फायदा ये है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हैं आपकी कंपनी में, तो भाई आप बहुत तेजी से क्या कर सकते हो, एक्सपांड और ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। देन इसका डेवलपमेंट ऑफ क्या, पर्सनल। भैया ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए जाता है, जैसे भी मान लो सबसे पहले नीचे सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, क्लियर है, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमने, इसमें क्या होता है, इंसान का डेवलपमेंट होता है। भाई तुम ये अच्छे से काम करो, तुम इस पे पहुंच जाओगे, तुम और अच्छे से काम करो, इस पे पहुंच जाओगे, तुम और काम अच्छे से करो, इधर पहुंच जाओगे। तो ये लेवल उनकी बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है भैया, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक। चलो देन इसका भैया अब अपन बात करते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो अभी मैंने तुमको समझाया था ना, जनरल मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर, उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर, फिर भैया सुपरवाइजर। तो ये जो एक तरीके के जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसी को बेटा क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक क्या होता है भैया, एक इन सब की देखो, इन सब के रूल्स हैं, इन सब के रोल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो एक रोल्स और रेगुलेशन का एक क्या बन गया, इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। क्या बोल रहे भैया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब एक बहुत सारी जॉब पोजीशन का नेटवर्क, एक बहुत सारी जॉब पोजीशन का भैया नेटवर्क, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेटवर्क एंड अथॉरिटी का नेटवर्क, जो कि एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल है, जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। तो भी मैंने क्या बोला, बहुत सारी जॉब्स हैं, उन जॉब्स का मिलाकर एक नेटवर्क जो बन जाएगा, एक गुच्छा जो बन जाएगा, उसी को भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाएगा। और इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेम, क्या भैया, फ्रेम, ठीक है, फ्रेमवर्क within which managers and operational tasks are performed। अब इसी पूरे फ्रेम के अंदर क्या होगा भैया, सारा काम मैनेजमेंट का सारा काम चलेगा, ठीक। आगे कौन, 10 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब रिफर्स टू द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो अब इन सब की ताकतें, जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सब की ताकत बेटा अलग अलग भी है और इंटीग्रेटेड भी, मतलब इकट्ठी भी है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इन सब लोगों की अथॉरिटी, रोल्स और रिलेशनशिप अलग अलग भी डिफाइंड है और इकट्ठी भी डिफाइंड है कि भैया तुम इनसे ऐसा काम करवा सकते हो, ये तुम इनको ऐसा सजेशन दे सकते हो। तो इन सब की अथॉरिटी और रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग भी हैं और इंटीग्रेटेड भी है। तो भैया इसी पूरे फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। मतलब कभी तो देखो जैसे जनरल मैनेजर है, फिर बहुत सारे मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर है, कभी तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लो एक जनरल मैनेजर है और पहले थे भैया 5 मैनेजर, लेकिन हो सकता है 2 ही मैनेजर हो कंपनी में, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी के उद्देश्य बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े लेवल की सोचता है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का झुंड भी उसको बहुत बड़ा चाहिए, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन सी चीज अफेक्ट करेगी, सबसे पहला पॉइंट भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। देन इसका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर से आती है अगर आपके कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, संगठन का साइज बहुत बड़ा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। देन इसका नेचर ऑफ एक्टिविटी, आप किस प्रकार का काम करते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर तुम लोग कर रहे हो सिर्फ ट्रेडिंग, क्या करो भैया, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब भैया इधर से खरीदा इधर बेचा, तो कितने ही लोग चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी भैया मैन्युफैक्चरिंग वाली है, मतलब बना भी खुद रही है फिर बेच रही है, तो उसमें भैया बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहेगा। तो किस प्रकार का आप काम करते हो वो भी डिपेंड करता है। देन इसका भैया एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप भैया कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हो। मतलब सिर्फ एक छोटे से लोकल एरिया में काम कर रहे हो तो भाई थोड़ा छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा। बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। अब बात करते हुए टेक्नोलॉजी, तो भैया टेक्नोलॉजी मतलब भी क्या भाई, अगर आप अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्शन वगैरह हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अप टू डेट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो उसमें मैन पावर कम लगती है। और वहीं अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, बहुत अच्छा पॉइंट भैया। अगर आपके एम्प्लॉय के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि भैया एक ही इंसान 4 लोग का काम संभाल रहा है, तो 4 लोग आपकी कंपनी में कम लगेंगे, नहीं लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा होगा। और अगर आपके एम्प्लॉय में एबिलिटी ही नहीं है, एक इंसान बस एक ही काम कर रहा है, तो फिर भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा लगेगा, ठीक। चलो अब अपन बात करते भैया, चलो यहां से अपनी चीजें चालू हो रही भैया। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों से बोले तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। लेकिन फंक्शनल वो डिविजनल के अंदर बेटा 2 आते हैं, प्रोडक्ट और टेरिटोरियल, ठीक। चलो तो इनको अब खड़ा खड़े जल्दी से समझते बेटा अपन। सबसे बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब जब हम अपने कंपनी में संगठन को बांटते हैं
काम के हिसाब से, किसके हिसाब से भैया, काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से कि कौन इंसान कैसा क्या फंक्शन करेगा, ठीक, तो उसको भी क्या बोला जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर से बोल रहा हूं, व्हेन द एक्टिविटी और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कीपिंग इन माइंड, किसके हिसाब से बेटा हम जॉब करते हैं, किसके हिसाब से हम ग्रुप बनाते हैं, किसके हिसाब से बेटा, फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है, हमारी कंपनी में कौन से फंक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, कौन से फंक्शंस होते हैं, काम काम, ठीक है, सीधी बात है, जब हम काम के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं तो उसको भी फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। पैसों का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझ में आई बात, तो सारे काम के हिसाब से अपन डिपार्टमेंट बनाते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, खड़ा खड़ा जल्दी से देख लेना। सबसे पहला एडवांटेज बेटा स्पेशलाइजेशन मिलती है, जो इंसान जिसमें एक्सपर्ट रहता है उसको वो वाला काम सौंप दिया जाता है। इजीली सुपरविजन, बहुत आसानी से भी इसमें सुपरविजन हो सकता है, ठीक। इजी कोऑर्डिनेशन, इसमें भैया कोऑर्डिनेशन भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, फंक्शनल वो फाइनेंस वाला परचेज वाला सब लोग आपस में मिलके काम कर सकते हैं। देन इसका इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, इसमें भी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। हर मैनेजर अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रहता है, खड़ा खड़ा काम करता है, ठीक। इफेक्टिव ट्रेनिंग हो सकती है। चलो अब इसका भी ये देखो, जैसे ये इसका एग्जांपल भी था भैया, ये सीईओ है, फिर मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स वाला अलग है, सर्विस वाला अलग है, और उनके अंदर भी अलग अलग मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसका भैया आगे आता भैया इसके डिसएडवांटेज। तो ये सबसे पहली बुरी बात बेटा क्या है, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इतने लोग हो गए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में कहीं ना कहीं क्या होती है भैया, समस्या होती है। देखो सीधी बात है, अगर तुमको अच्छी बात करनी है ना, एडवांटेज लिखने ना, तो इतना अच्छा बोलना उसके बारे में कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, और जब डिसएडवांटेज की बात आए तो भैया बहुत बेकार लिख देना, ठीक है। क्या बोल रहे भैया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल इसमें अचीव नहीं हो पाते, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे ओनली। भाई एक इंसान एक अपनी फील्ड में ही बस क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, वो इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच नहीं पाएगा। वहीं अभी स्पेशलाइजेशन अच्छा था, अब बुरा हो गया, ठीक है। अब इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। भाई आपस में कोऑर्डिनेशन, याद है अभी उसमें आसान था, लेकिन अभी फिर क्या बोल दिया, नहीं भैया इसमें कोऑर्डिनेशन आसानी से नहीं हो पाता है, बस तुमको और कुछ नहीं करना है। बेटा डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड, भाई उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, फाइनेंस वाला परचेज वाला जो भी है, उसके हेड का एटीट्यूड कैसा है, वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, कौन जिम्मेदार है, भाई फाइनेंस वाले बोल देगा वो परचेज वाले जिम्मेदार है, मेरे को क्या, भाई उसने महंगा खरीदा सामान, ठीक, तो मैं क्या करूं, प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये हर इंसान एक दूसरे पे क्या कर देता है, जिम्मेदारी डाल देता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं डिविजनल। तो बेटा जब हम काम को बांटते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब डिपार्टमेंट बनाना अलग अलग, लेकिन किसके हिसाब से बनाना भैया, जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। या तो हम भैया कीप इन माइंड प्रोडक्ट या फिर टेरिटरी, उसके हिसाब से अपन डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो भैया उसको भी क्या बोला जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब इसमें भैया क्या होते हैं, इसमें दो तरीके से होते हैं। देखो भाई सीईओ है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। अब उस डिवीजन 1 में भी R&D अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, ठीक है। जैसे ये मान लो टाटा कंपनी है, तो टाटा भैया क्या बना रही है, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर। तो अब टाटा टी में भी अलग अलग लोग हैं, इसमें भी अलग अलग लोग, इसमें भी अलग अलग चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी जिसका भी अलग अलग जगहों पर क्या है, कंपनियां हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी मान लो भैया अपनी कोई कंपनी है जो केरला में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और भैया असम साइड में भी है, तो अब वहां पर भी ये तीनों लोग चाहिए, इधर पे भी ये तीनों लोग चाहिए, इधर पे भी ये तीनों लोग चाहिए, तो ये हो जाता है डिविजनल, ठीक। चल आगे आता है अपन, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटा इसमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन रहता है, मतलब जो इंसान जिस प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट है वो वाला काम उसको दिया जाता है। इसमें डिसीजंस थोड़े से फास्ट खटाखट लिए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो नमक वाले जो डिपार्टमेंट है उसी में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, वो लॉस में चल रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती हुई है इसमें। देन इसका भी इसमें एक्सपांशन और ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकता है, वो क्योंकि देखो एक पूरा सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर भैया इतने सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट का फाइनेंस अलग है, परचेज अलग है, सब कुछ अलग है, तो वो सिर्फ अकेला प्रोडक्ट कितनी तेजी से ग्रो कर सकता है। देन इसका भी क्या डिसएडवांटेज, अब इसकी बुरी बात है क्या भैया, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इट में लीड टू इंक्रीज कॉस्ट, भैया कंपनी की फालतू में कॉस्ट बढ़ेगी, हर जगह R&D चल रहा है, ठीक है। देन इसका भी क्या, इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी, ठीक, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक पूरे किसी मैनेजर को क्या मिल जाती है, जिम्मेदारी मिल जाती है, तो अब वो जैसा भी काम करे भाई वो पूरी पावर उसके हाथ में है। फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस कर लेते खड़ाक से जल्दी से बेटा। सबसे पहले फॉर्मेशन किसके हिसाब से बनता है, फंक्शन के हिसाब से। ये किसके हिसाब से बनता है, क्या भैया, प्रोडक्ट और टेरिटरी के हिसाब से। बेटा स्पेशलाइजेशन, इसमें
काम का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इंसान में, और इसमें प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इंसान में। फिर इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें भी थोड़ा सा आसान होता है। देन इसका मैनेजमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट, इसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा धीरा होता है, जबकि इसमें बेटा इजिली आपको आसानी से ऑटोनॉमी मिलती है, ठीक है, आप आजाद होते हो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। देन इसका ये क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट, इसमें भैया फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है, जबकि इसमें वही काम देखो R&D वाला काम ये डिपार्टमेंट भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, वो वाला भी कर रहा है, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। बेटा कोऑर्डिनेशन इसमें क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है, उसमें थोड़ा सा आसान रहता है। ऑटोनॉमी इसमें थोड़ी कम आजादी रहती है, उसमें ज्यादा आजादी रहती है। ये भैया इसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है, उसमें कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। एक भाई तुम मध्य प्रदेश में बैठे हो, केरला वाले मैनेजर को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। चलो अब बेटा एक और तरीके से अपन ने पढ़ा था कि भैया ये स्ट्रक्चर एक और तरीके से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब भैया फॉर्मल मतलब ये क्या, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी के रूल्स, राइट्स, रेगुलेशन सब क्लियरली डिफाइंड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है भैया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन इसके भी इसके एडवांटेज वगैरह क्या है, तो इसमें भी सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस से काम चलता है ना, क्योंकि सबके राइट्स और रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्लियरली डिफाइंड है कि तुम इनसे बड़े हो, तुम इनसे छोटे, तुम इनसे छोटे, तुम इनसे छोटे, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, सबके रूल क्लियरली रहते हैं, तो सिस्टमेटिक तरह से काम होता है। भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ये बहुत ज्यादा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत मदद करता है। नो ओवरलैपिंग, कोई भी काम दो बार नहीं होता है, सबको पता है किसको क्या करना है। कोऑर्डिनेशन इसमें आसान हो जाता है, ये इसको जवाब देगा, ये इसको जवाब देगा, क्लियर। फिर इसका ये क्या, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, ये किसको ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो पूरी एक चेन बन जाती है। क्या मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ काम पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें, पार्शियलिटी स्कोप नहीं रहता है, ठीक है, ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिमूव कर देता है, बग पासिंग को भी रिमूव कर देता है, ठीक। बग पासिंग मतलब मैं नहीं करूंगा, किसी और पे थोप दिया काम, ऐसा, ठीक। अब इसके बुरी बात है कि भैया एक्शन लेने में बहुत ज्यादा डिले लगता है, क्योंकि ये साहब बोलेंगे तब इनको पता चलेगा, इन साहब से बाद इनको पता चलेगा, तब जाके ये बंदा निर्णय ले पाएगा, ठीक। देन बेटा इग्नोर सोशल नीड, एम्प्लॉय की जो सामाजिक नीड्स होती हैं, यार मेरा कोई दोस्त भी हो कंपनी में जिसको मैं दुख दर्द, वो सब इसमें नहीं चलता। बेटा एम्फेसिस ऑन क्या, वर्क इन ओनली, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करा जाता है, तो इंसान की भी और भी तो इच्छाएं होती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देन इसका इट हैज ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरशाही होती है, अफसर लोग होते हैं ना, बाबू भैया, ठीक है, तो वो वाले अवगुण, वो वाली बुरी बातें सब इसमें मिलती हैं, ठीक। भाई अफसर लोग क्या करते हैं, अधिकतर अपन देखते हुए गवर्नमेंट वो चीजों में क्या होता है, भैया वो बड़े साहब है, वो तुम्हारा काम करेंगे, नहीं नहीं उनसे बड़े एक और है, वो वाला वो काम करेंगे, तो उसमें अफसरशाही चलती है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। बेटा इट रिटार्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपके बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अब भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसी के भी राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन डिफाइन नहीं होते, ठीक है, कोई भी किसी से भी कैसे भी कभी भी बात कर सकता है, उसको भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। सपोज भाई तुम ट्रेन में जा रहे हो, क्या भैया तुम ट्रेन में जा रहे हो, जनरल वाला डब्बा है, ठीक है, एसी वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन मानो तुम जनरल वाले डब्बे में बैठे हो, तो ये मस्त कुछ लोग बात करते हुए जा रहे हैं क्रिकेट के बारे में, कुछ लोग बात करते हुए आ रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तुमको जिसमें भी इंटरेस्ट है तुम उस ग्रुप में, अरे हाँ हाँ भैया तुम सही कह रहे हो भैया, विराट कोहली ने क्या तो करा था यार, लेकिन उसने वो इनिंग भाई पूरी नहीं करी, 90 रन पे वो हो गया, वो यार गलत करा उसने, तो एक मिनट, क्या भैया तुमने अपने मन से खुद से ग्रुप बनाया, और कोई किससे भी कैसे भी बात कर सकता है, ठीक है, किसी को भी, अरे भैया वो पानी देना यार उधर से उठाकर, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी बोल सकता है, तो भैया वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भैया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इसमें अब भैया एडवांटेज क्या है, तो भैया पहला एडवांटेज कम्युनिकेशन बहुत तेजी से होता है, फुलफिल सोशल नीड, जो इंसान की सामाजिक जरूरत होती है वो इसमें पूरी हो जाती है। बेटा करेक्ट फीडबैक आपको खड़ाखड़ मिल जाता है, ठीक। चलो क्योंकि कोई किससे डरता नहीं है ना, सब अपने आप को दोस्त मानते हैं एक दूसरे का, तो फीडबैक करेक्ट मिलता है आपको। बेटा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें बेटा रूमर्स वगैरह फटाफट फैलते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से भी अफवाहें फैलने लग जाती हैं। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक। देन इसका मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। और कई बार क्या है, अधिकतर कंपनी में भैया ये चीज को फॉलो नहीं किया जाता है, हाँ फॉर्मल रहेगा और थोड़ा बहुत इनफॉर्मल कर दिया जाएगा, ठीक है, बॉस ही रहेगा, लेकिन कभी और पार्टी आड़ी चल रही, सब गाड़ी घर पे बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसमें
हर इंसान अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे क्या देता है, ज्यादा ध्यान देता है। ठीक, चलो अब बेटा फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस करते हैं खड़ाक से जल्दी से। सबसे पहले बेटा क्या मीनिंग, तो ये इसमें सबके राइट्स रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, इसमें लिखे हुए नहीं होते हैं। फिर इसका बेटा ध्यान रखना, इसमें रिटर्न लिखे होते हैं और इसमें रिटर्न नहीं लिखे होते हैं। ठीक, देन इसका बेटा ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है, इट अराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल एंड पॉलिसी। जब कंपनी के रूल और पॉलिसी बनते हैं ना, तब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। और ये बेटा आपके सोशल इंटरेक्शन, आपने समाज में कोई झुंड बनाया, कुछ ग्रुप बनाया और आप क्या बन गए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बेटा अथॉरिटी, इनको ताकत कहां से मिलती है, तो बेटा इनको ताकत मैनेजमेंट देता है। ठीक है, फिर इनको ताकत कहां से मिलती है, अपनी पर्सनल क्वालिटी से। कोई ग्रुप में अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा किससे सुना रहा है, ठीक है, किससे कहानियां सुना रहा है, तो जाहिर सी बात है उस ग्रुप में उसका डोमिनेशन कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा भाई। ठीक, देन इसका क्या बिहेवियर, बेटा ये इनके बिहेवियर रूल्स के द्वारा चलता है। ठीक है, जबकि इनमें बेटा ऐसा कोई बिहेवियर का रूल नहीं रहता है। ठीक, देन इसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कहां से कहां फ्लो होगी, तो बेटा ये जो चेन ऑफ कमांड थी, स्केलर चेन, उसको फॉलो करेगा ये, लेकिन इसमें ऐसी कोई नहीं होती है। ठीक है, देन इसका ये क्या नेचर, इसमें बहुत रिजिड रहता है और इसमें बहुत फ्लेक्सिबल प्रकार का नेचर रहता है, कोई भी आसानी से कैसे ही बात करो। लीडरशिप, इसमें मैनेजर ही लीडर रहता है, इसमें भी लीडर मे और मे नॉट बी मैनेजर। देन इसका फॉर्मेशन, इट इज स्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट स्टेब्लिश करता है, ये अपन लोग खुद स्टेब्लिश कर लेते हैं। साइज, जाहिर सा बेटा इसका साइज बड़ा रहेगा, कंपनी बड़ी रहती है, और इसका साइज ये क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने ग्रुप खुद बनाया था, ट्रेन में 4 लोग मिल गए थे, आपने उनके साथ बात करने लग गए। ठीक, फिर इसका ये लाइफ, इसकी लाइफ लंबे समय तक चलती, कंपनी जिंदगी भर चलेगी। वो 4 लोग जब उतर जाएंगे ट्रेन से, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, खत्म, तो इसका लाइफ छोटी रहती है। अब ये 2 टॉपिक और खत्म बेटा, ये चैप्टर बस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, 2 टॉपिक है, ध्यान से सुनना भाई। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कंपनी, भाई जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी चालू करी और पहले तो मैं सारे काम मैं ही कर रहा था भैया। ठीक है, बहुत छोटी सी कंपनी थी, जरा सी, खरीदना बेचना सब कुछ मैं कर रहा था। लेकिन भाई जैसे जैसे मेरी कंपनी बड़ी होती गई, मैंने क्या करा भैया, परमानेंट तौर पर भैया एक इंसान रखा और उससे बोलो भैया आज से परचेज करने का काम तेरा है, सेल्स करने का काम भी आज से तुम्हारा है, फाइनेंस का काम आज से सब तुम देखोगे। ठीक है, मैं मेन मीटिंग वगैरह जो भी रहेंगी, अपने बिजनेस को एक्सपांड वगैरह करना है, तो मैं उन सब चीजों पे ध्यान दूंगा, बाकी ये सब काम मैं अब नहीं करूंगा, ये परमानेंट तौर पर अब ये काम तुम लोगों को ही करने हैं। ठीक है, तुम छोड़कर चले आओगे तो कोई और आएगा वो करेगा। क्लियर है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब क्या, जब हम कंपनी के काम को, ताकतों को परमानेंट तौर पर सब में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं परमानेंट तौर पर। ठीक है, तो भैया उसको क्या बोला जाता है भैया, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अब देखो फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक मैनेजर रखा था, उससे बोला भैया आज से पैसे का काम तेरा है, परचेज वाला रखा, परचेज भैया आज से तेरा काम, ये वाला काम तेरा है। लेकिन अब 1 मिनट, अब भैया उनके नीचे और भी तो लोग होंगे ना, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह ये सब लोग भी होते हैं कंपनी में। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। तो भाई वो जो मैनेजर है उसने बोला असिस्टेंट मैनेजर से कि सुन भाई, परचेज का काम मेरा है, सब मैं ही करूंगा, लेकिन जो छोटी मोटी परचेजिंग रहती है, उसके बिल वगैरह चेक करना, ये सब करना, ये तू करना, काम मेरा है लेकिन तू कर लेना। ठीक है, लेकिन परमानेंट तौर पर नहीं, अभी तू कर लेना, हो सकता है बाद में मैं वापस से मैं ही कर लूं या किसी और को दे दूं, लेकिन कर ले। ठीक है, तो ये कौन सा है, हमने बस टेम्पररी तौर पर कुछ समय के लिए उसको काम सौंपा है। जब ऊपर वाले इंसान अपने नीचे वाले इंसान को थोड़ा सा काम देता है, तो बेटा इसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तुमको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बेटा क्या लिखा है देखो, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर, जो मैनेजर है बेटा वो अपना काम थोड़ी सी देर के लिए बेटा कुछ शेयर करता है, अपने पावर, अपने वर्क और अथॉरिटी विथ इट सबऑर्डिनेशन, जो सबऑर्डिनेट होता है उसके साथ थोड़ा सा शेयर करता है, उसको बेटा क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। डेलीगेशन मतलब ग्रांटिंग अथॉरिटी और इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब ऊपर वाला सबऑर्डिनेट को थोड़ा सा पावर और थोड़ी सी जिम्मेदारी देता है, तो उसको भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए उसको भी क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है। अब इसमें डेलीगेशन में 3 चीज होती हैं। सबसे पहले बेटा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भी अपने नीचे वाले इंसान को भी क्या देना पड़ेगा, कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तभी तो आप उसको डेलीगेट कर रहे हो, मतलब काम दे रहे हो ना, तो वो काम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो काम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली एंड एबल परफॉर्म द ड्यूटी। जो काम उसको दिया जा रहा है उसको वो वाला काम अच्छे से करना है, उसी को ये क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ध्यान रखना, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहली होगी अथॉरिटी, देन इसका अथॉरिटी के बाद बेटा अपन बात करते हैं, हाँ 1 मिनट ये देख लेना है, इट फ्लो अपवर्ड। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी फ्लो होती है, अपवर्ड, बिकॉज सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर फ्लो होगी, क्यों, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट जो है जिसको अपन ने काम दिया है, वो किसको जवाब किसको देगा, ऊपर वाले को, कि सर हो गया काम। ठीक, देन इसका बेटा क्या है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बेटा आता है ऑथोरिटी। क्या भैया? ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी मतलब ये क्या होती है? वो ताकत जो उसको वो वाला काम करने के लिए क्या बोलती है? ताकत देती है कि हाँ बेटा ये वाला काम तुम करो, ठीक है। मैंने भैया वो परचेज वाले को, जो असिस्टेंट मैनेजर था, मैंने उसको क्या बोला कि बेटा छोटे मोटे परचेज तू कर लेना, ठीक है। मान ले 1000-2000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है कंपनी में तो तू कर लेना। तो मुझको उतनी ताकत उसको देनी भी पड़ेगी, उसको उतने पैसे वगैरह जो भी है वो देना पड़ेगा कि भैया वो कंपनी के खाते से उतने रुपए खर्च कर सकता है। 2000-4000 रुपए की बात है, ठीक। तो इसका मतलब ये अथॉरिटी मींस द राइट, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड द पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है भैया। मेरे पास वो ताकत थी अभी तक, मैंने वो ताकत किसको दे दी? उसको दे दी। तो मेरे पास जब तक ताकत नहीं होगी भाई, मैं ही 2 रुपए की चीज खरीदने के लिए ऊपर वाले बॉस से पूछता हूँ, तो क्या मैं उसको ताकत दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो भैया खुद के पास ताकत होनी चाहिए ताकि आप वो ताकत उसको दे सको। आई होप ताकत भी आपको समझ में आ गई कि अथॉरिटी मतलब क्या। फिर इसका होता है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मेन जिम्मेदार कौन रहेगा? ठीक है, जवाब देने वाला कौन रहेगा? तो बेटा जवाब देने वाला क्या बोल रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर वो सबऑर्डिनेट काम नहीं करा, ठीक है, तो भैया उसको जवाब मुझको देना पड़ेगा और मुझको जवाब किसी और को देना पड़ेगा। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। अकाउंटेबिलिटी मींस टू बी आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम। जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो बेटा इट फ्लो अपवर्ड। ये भी बेटा कहां फ्लो होगी? अपवर्ड फ्लो होगी, बिकॉज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर। वो मेरे को जवाब देगा और मुझको किसी और को जवाब देना पड़ेगा। तो बेटा अकाउंटेबिलिटी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों अपवर्ड फ्लो होती है, जबकि बेटा अथॉरिटी कहां होती है? डाउनवर्ड फ्लो होती है, ठीक है। चलो अब भैया अपन बात करते हैं। चलो ये बेटा तीनों के डिफरेंस दिए हुए अकाउंटेबिलिटी और इन सब में, ठीक है। तो मीनिंग राइट, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? आपके पास कमांड देने का हक हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यह ऑब्लिगेशन, कोई काम करने की जिम्मेदारी। और अकाउंटेबिलिटी मतलब वो जो निकला है, आंसर आया है, उसके लिए जवाब देगी, आंसरेबल। फिर बेटा डेलीगेशन, इसको डेलीगेट मतलब दे सकते हैं क्या? तो हाँ भैया अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट, हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती, अगर वो काम नहीं करेगा ना तो मेरे ऊपर ही वो काम आएगा। और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट नहीं किया सकती, अगर वो नहीं कर पाया तो वो तो मुझसे बोल देगा सर नहीं कर पाया, मुझको जवाब देना पड़ेगा ऊपर। देन इसका बेटा ओरिजिन, कहां से ओरिजिन हुआ? तो फॉर्मल पोजीशन से। इसका बेटा आपने जैसे ही डेलीगेशन करा तो वहां से पैदा हो गया, और ये बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होगा भैया? पैदा हो गया। फ्लो, कहां फ्लो होता है? डाउनवर्ड, अपवर्ड, और फिर ये अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है। चलो ये दोनों अपवर्ड थे और बस ये अथॉरिटी का था भैया डाउनवर्ड था। चलो आगे आते भैया, बस ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने अभी आपको समझाया ही था, जब हम ताकत पूरी कंपनी में फैला देते हैं, ठीक है, आज से सब तुम लोग जिम्मेदार हो, परमानेंट तौर पर पूरे हर जगह पर हर लेवल पर फैला देते हैं, तो बेटा उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। भैया सबऑर्डिनेट्स में क्या होता है? इनिशिएटिव लेने का क्या हो जाता है भैया? एक तरीके से हम के अंदर हॉबी को डेवलप कर देते हैं, ठीक है भाई। मैंने परचेज मैनेजर आज से बना दिया कि तू परचेज करेगा, फाइनेंस वाला बना दिया भैया आज से फाइनेंस तू करेगा, तो उन लोगों के अंदर खुद निर्णय लेने की, डिसीजंस लेने की अब क्या जाएंगी भैया? ताकत आ जाएंगी। वो खुद काम को इनिशिएट करेंगे, मुझको उनको बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भैया आगे के लिए हमारे पास क्या मिल जाता है भैया? फ्यूचर मैनेजर मिल जाते हैं। आप काम को डेलीगेट करते आओ, अलग अलग लोगों को देते आओ, डिसेंट्रलाइज करते आओ, तो भैया आपके पास क्या होते आएंगे भैया? नए नए मैनेजर बनते जाएंगे। तुमने एक मैनेजर रखा, उसके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर रखा, तो भाई वो असिस्टेंट मैनेजर को भी तुमने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं टॉप वालों ने, ठीक है। तो अब वो इंसान तैयार हो रहा है कभी ना कभी मैनेजर बनने के लिए, और ये मैनेजर जनरल मैनेजर बनेगा। समझ में आई बात? तो भैया फ्यूचर लीडर्स हमारे पास तैयार होकर आ जाते हैं। बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब भैया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? मैंने भैया परचेज का काम एक इंसान को दे देना, तू परचेज कर, हमको मतलब नहीं है, अच्छे से अच्छा काम रिजल्ट आना चाहिए। तो अब भैया उसके पास जब ताकत है तो वो खटाक से डिसीजंस ले सकता है, ठीक। देन इसका क्या? रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। भैया जो ऊपर वाले जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे मैं हूं, तो भैया मैं फ्री हो गया हूं इन सब कामों से, तो अब मैं अपने मेन काम पे क्या कर सकता हूँ? फोकस कर सकता हूँ। कंपनी को आगे कैसे ग्रो करना है, कहां से फंड उठाना, ये सब। देन इसका क्या? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक भैया। ग्रोथ करने में भैया डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? बहुत ज्यादा मदद करता है। देन इसका प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। वो सेम चीज, इनिशिएटिव बढ़ जाता है और लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इंप्रूव टीम वर्क। अब ये जब सब लोगों को काम बांट दिया जाता है तो उसमें लोगों को टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है, तभी भी ये काम हो पाएगा। तो ये टीम वर्क भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अब एक चीज मैं तुमको बताऊं भाई, ध्यान से सुनना रहा, ये जो अपन ने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंस जो लिखे हैं, ये देखो ना तुम, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के नीचे अंडरलाइन करी मैंने। पता है क्यों करी है? क्योंकि
ये जो इंपॉर्टेंस है, ये भैया दो चीज के इंपॉर्टेंस है, एक तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के हो जाएंगे, ठीक है, और एक के बेटा डेलीगेशन के हो जाएंगे, ठीक है। जहां जहां डिसेंट्रलाइजेशन है वहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देना, जहां जहां पे मैंने अंडरलाइन करा ना वहां पे, ठीक है, तो अपने आप ही उसके बन जाएंगे। अब एक लास्ट और खत्म करते बेटा अपन लोग इन दोनों में डिफरेंस, ठीक। तो भैया सबसे पहले डिफरेंस बेटा क्या, कंपलसरी। तो हाँ, डेलीगेशन क्या होता है भैया, डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। भैया क्या होता है, डेलीगेशन अपने को करना ही पड़ता है कई बार, क्योंकि पूरे काम अपन खुद नहीं कर सकते। जबकि बेटा डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। भैया हमको भाई परचेज वाला काम शायद से हम ही पूरा करें, हमको नहीं बांटना, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम फॉर एक्शन, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर। भैया डेलीगेशन में तुम ताकत मतलब तुम फ्री नहीं हो, हम कंट्रोल करेंगे कहीं ना कहीं, जबकि इसमें भैया पूरा कंट्रोल आपको दे दिया जाता है, ठीक। लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। देन इसका स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, ये एक प्रोसेस जिसमें टास्क शेयर करा जाता है। जबकि ये बेटा क्या है, पॉलिसी डिसीजन ऑन द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो क्या करना चाहेगा। देन इसका क्या स्कोप, इट हैज, इसका नैरो स्कोप है जबकि इसका थोड़ा सा वाइड स्कोप है। देन इसका पर्पस, टू लेसेस द बर्डन, मैनेजर का बर्डन कम करता है, और ये बेटा टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उनका क्या करता है, बर्डन कम करता है। या फिर दूसरा क्या लिखा है, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का रोल क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देन बेटा लेवल, इट इज मेड फ्रॉम टॉप लेवल, ये टॉप लेवल से लोअर लेवल पे बनता है, जबकि बेटा ये हर लेवल पे बनता है, हर लेवल, हर जोन, हर डिपार्टमेंट में बनता है। देन इसका नेचर क्या है, तो बेटा ये टुकड़ों में की जाती है, थोड़ा सा काम उसको दे दिया। जबकि बेटा ये क्या होता है, इन ब्लॉक, मतलब पूरा पूरा इकट्ठी पावर, परचेज की सारी जिम्मेदारी किसी एक इंसान को दे दी, तो इन ब्लॉक होता है। पीरियड, ये जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और ये जनरली बेटा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। निगेशन, निगेशन मतलब मना करना, तो डेलीगेशन, अगर मैं किसी को थोड़ी सी ताकत दे रहा हूँ, क्या बेटा ये वाला काम कर दे, तो वो मना कर सकता है, ठीक है। कंपैरेटिवली आसान है मना करना, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली भैया है ही, मतलब डिफिकल्ट है भैया, आप मना नहीं कर सकते। भाई हम तुझको हायर ही क्यों कर रहे हैं, एज अ परचेज मैनेजर हायर कर रहे हैं ना, तो परचेज काम तेरे ही भाई। देन इसका क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है। अब इसका डायरेक्टिंग के कुछ प्रिंसिपल, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यही प्रिंसिपल डायरेक्टिंग के भी हैं, ठीक है। और ये अपने को कहां से करना है, जो सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें बेटा मैनेजमेंट के अदर प्रिंसिपल होंगे, वहां से पढ़ना है, ठीक है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सारे सभी के ऑब्जेक्टिव एक होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, मेन जो हेड है उसको अपने छोटे मोटे कामों से फ्री हो जाना चाहिए और मेन काम पर उसको ध्यान देना चाहिए। एक्सपांशन ऑफ वो स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब ऊपर वाला व्यक्ति कुछ लोगों को कंट्रोल कर सकता है, नीचे वाला थोड़े और ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है। देन इसका डेलीगेशन, मतलब काम को सौंप देना किसी और को। फिर बेटा लीडरशिप, मैनेजर को एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। तो ये सब ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, मैनेजमेंट के अदर प्रिंसिपल है, या फिर डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग के भी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी अपना हो गया कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पूरा वन शॉट में भाई अपन ने इसको कवर कराए। आई होप आपको भाई बहुत ही प्रॉपर तरीके से, आसानी से भी मैंने समझाया होगा, ठीक है। आई होप आप भाई इसी तरीके से भाई चैनल को प्यार करते रहेंगे। भाई शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। जितने लोगों तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ठीक। अपनी फैमिली भाई जितनी तेजी से भाई बढ़ा सकते हो, खड़ा खड़े बढ़ाओ भाई, ठीक। थैंक यू।